Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? Wish you all a very happy new year. Today is 1st of January and I have decided to start a series on previous year questions. I'll be taking up one question of prelims and one question of UPSC mains in a week, and through that I'll try to explain some interesting concepts. मैंने हमेशा से कहा है कि यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी भी यूपीएससी की मेंस की तैयारी के साथ ही जुड़ी हुई है, इंटीग्रेट है. इनफैक्ट अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं. दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो हर एक एग्जाम पर लागू होती है और यूपीएससी पर भी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर पूरी तरह से एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमको पता चलता है कि किन एरियाज से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, किस डेप्थ का क्वेश्चन पूछती है. तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं. और 2025 में डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, इस कॉन्सेप्ट से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया. डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी का जो रिजल्ट है, अगर आपने क्लासेस की होंगी, थोड़ी भी प्रिपरेशन की होगी, तो आपको मालूम होगा कि आइसोथर्म्स की हिंदी होती है समताप रेखाएं. वो लैंड और सी में एक समान नहीं होती हैं. मतलब लैंड से सी पर जाने पर बेंडिंग आती है, सी से लैंड पर आने पर बेंडिंग आती है. तो आइसोथर्म्स की जो बेंडिंग है उसका जो कारण है, आइसोथर्म्स की बेंडिंग एक तरह से रिजल्ट है, और उसका जो कारण है वो है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी. लैंड सरफेस क्विक हीट होती है और क्विक कूल भी होती है. ओशियानिक सरफेस थोड़ा सा धीमे धीमे हीटअप भी होती है और धीमे धीमे कूल भी होती है. जैसे कई लोग जो ज़्यादा, जिनको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, उनकी गुस्सा शांत भी हो जाती है, और अगर किसी को क्रोध नहीं आ रहा है, आप देखेंगे कि अगर आ गया है तो आप उसको मना नहीं पाएंगे. तो लैंड बिहेव करता है कुछ इस तरह से कि उसमें हीटिंग और कूलिंग जल्दी होती है. इसका कारण क्या है, पहले उसको समझ लें, उसके बाद इस यूपीएससी के क्वेश्चन को समझ लेंगे. मैंने क्या बोला कि लैंड की जो हीटिंग है और जो कूलिंग है, दोनों ही काफी क्विक है. ठीक है. अब इसके जो कारण है वो तीन है मेनली, ध्यान रखिएगा. नंबर 1, स्पेसिफिक हीट. नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लैंड सरफेस. एंड नंबर 3 इज हीट ट्रांसफर एबिलिटी. इन तीन बातों को नोट कर लीजिएगा. स्पेसिफिक हीट, ट्रांसपेरेंसी एंड हीट ट्रांसफर एबिलिटी, ये तीनों की तीनों लैंड सरफेस पर कम होती है और ओशियानिक सरफेस पर अधिक होती है. अब ये क्या है, अगले 1.5 से 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा. समझो, अगर ये लैंड सरफेस है और ये ओशियानिक सरफेस है, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस हीटअप करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए. वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है, यानी वाटर को मान लीजिए कि टोटल 20 जूल एनर्जी मिली और इनको 4 जूल एनर्जी चाहिए थी 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए, और इनको भी 20 जूल सन ने एनर्जी दी, लेकिन इनको 2 ही जूल एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए. याद रखिएगा, जल की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो काफी अधिक होती है इन कंपैरिजन टू लैंड सरफेस. तो इनको 4 जूल चाहिए था, 20 मिला, तो टेम्परेचर राइज कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस. इनको 20 जूल मिला, 2 ही चाहिए था, तो टेम्परेचर राइज कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, क्योंकि जल्दी ज्यादा हीटअप हुए हैं, उसी तरह से जल्दी ये कूल भी हो जाएंगे. तो लैंड जल्दी से कूल भी हो जाता है, लैंड जल्दी से हीटअप भी हो जाता है. दूसरा तरीका, ट्रांसपेरेंसी. सोचिए, यहां जो एनर्जी मिलेगी वो लोअर लेयर्स पर भी जाएगी वाटर के, यहां जो एनर्जी मिलेगी वो तो यहीं कंसंट्रेट हो जाएगी, तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. अब एनर्जी यहीं कंसंट्रेट है तो लॉस करना भी आसान है. इसमें एनर्जी काफी लोअर लेयर्स तक गई है सन की, तो इतनी आसानी से लॉस भी नहीं होगी. दूसरी बात, वाटर में हीट ट्रांसफरेबिलिटी कन्वेक्शन के कारण अधिक होती है. पानी हीटअप हुआ, सब जगह मिक्स हुआ. लैंड पे एनर्जी, इसकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है, तो जहां एनर्जी रहती है वहीं पे कंसंट्रेटेड रहती है. तो 3 कारण हैं. नंबर 1 इज स्पेसिफिक हीट, नंबर 2 इज ट्रांसपेरेंसी, नंबर 3 इज हीट ट्रांसफर एबिलिटी. रिजल्ट क्या है, लैंड जल्दी हीटअप होगा और जल्दी कूल डाउन होगा. हम लोगों ने क्या समझा, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी. याद रखिएगा. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन कह रहा है, किस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आइसोथर्म्स के बारे में. तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक का पता है
तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी का रिजल्ट है बेंडिंग ऑफ आइसोथर्म्स। बेंडिंग ऑफ आइसोथर्म्स। नाउ व्हाट इज आइसोथर्म्स? Isotherms are, these are the lines which join, these are the lines which join the places having same temperature, same average temperature. तो जनरली जनवरी का आइसोथर्म लिया जाता है, तो जनवरी का एवरेज टेम्परेचर, और जुलाई का लिया जाता है। जनवरी मतलब आप समझो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का विंटर्स, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक मंथ जनवरी लिया जाता है, उसको कोल्डेस्ट मंथ मानते हैं। इसी तरह जुलाई आइसोथर्म्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर्स होता है। आइसोथर्म्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो किसी दिन आगे प्री में आएगा, कि आइसोथर्म्स किसी जगह का एक्चुअल टेम्परेचर नहीं बताते, बल्कि किसी प्लेस का सी लेवल पर क्या टेम्परेचर है वो बताते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आइसोथर्म्स की जरूरत, मतलब ये किसी काम के नहीं होते हैं। तो आइसोथर्म्स कभी भी एक्चुअल टेम्परेचर नहीं बताते। एक तो एवरेज मंथली टेम्परेचर की बात हो रही है जनवरी और जुलाई, और दूसरी बात सी लेवल का टेम्परेचर बताते हैं, ठीक है। अब आइए जरा देखा जाए कि क्या है आइसोथर्म्स का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप समर्स, या ये करते हैं समर्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक मंथ है जुलाई, उसका आइसोथर्म्स बनाएंगे, तो वर्ल्ड मैप पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो अगर आप जुलाई का आइसोथर्म्स देखेंगे तो आप खुद बताइए जुलाई का मतलब क्या है। जुलाई मतलब समर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर्स। समर्स में लैंड ज्यादा हीटअप होगा, ओशन उतना हीटअप नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि लैंड जल्दी हीटअप होगा, अधिक हीटअप होगा, और ओशंस कम हीटअप होंगे। तो लैंड ज्यादा हीटअप हो गया है समर्स में, और पानी ठंडा है रिलेटिवली। तो मान लेते हैं कोई आपसे कहा कि 20 डिग्री आइसोथर्म्स बनाइए, तो आप जब तक लैंड पे हैं 2020 मान लीजिए चल रहा है टेम्परेचर, आइसोथर्म्स है। अब आप ओशन में आओगे तो ओशन तो कूल्ड है, थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे है, मान लेते हैं 18 डिग्री सेल्सियस पर है। अब आप जैसे ही लैंड से ओशन पे आओगे, आपको तो 20 डिग्री आइसोथर्म्स पे जाना है, मतलब 20 डिग्री एवरेज टेम्परेचर वाला रीजन आप ढूंढ रहे हो। अब यहां 18 मिल गया, तो आप 20 में जाओगे तो आप खुद सोचो, आपको लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जाना होगा जिधर ज्यादा हीटिंग हो रही है। फिर आप लैंड पे आ गए, अब 18 पे, अब आप 20 पे चल रहे हो अटलांटिक में। अब आपको फिर कॉन्टिनेंट मिल गया, तो कॉन्टिनेंट तो ज्यादा गर्म है, 22 है टेम्परेचर। अब आप 20 से, आपको तो 20 चाहिए, तो आप ऐसे जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक। तो जब भी समर के आइसोथर्म्स बनते हैं, यानी कि जुलाई के, तो उनका ट्रेंड ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। यानी आप देखोगे कि जब आप कॉन्टिनेंट से ओशन में आओगे तो इक्वेटर की तरफ बेंड होगा, और जब आप ओशन से कॉन्टिनेंट में जाओगे तो पोल्स की तरफ बेंड होगा। दिस इज ट्रू फॉर जुलाई आइसोथर्म्स। नाउ अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपसे जनवरी का आइसोथर्म्स पूछ रहा है, जैसा कि यूपीएससी क्वेश्चन, अगली बार वो जुलाई पूछेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले जुलाई बता दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन पे ये, अब आप अगर ये जनवरी आइसोथर्म्स है, आप बताओ जनवरी इज फॉर विंटर्स। विंटर्स में लैंड अब हीटअप नहीं होंगे, अब कूल डाउन होंगे। यानी अगर आप कॉन्टिनेंटल रीजन्स में हैं तो बहुत कम टेम्परेचर होगा, ओशंस अभी भी वार्म हैं, ध्यान रखिएगा, अभी भी इन्होंने पूरी हीट लॉस नहीं की है। तो लैंड के कंपैरिजन में ओशंस वार्मर हैं। तो अगर आप अब चल रहे हो कहीं 20 डिग्री टेम्परेचर पर आइसोथर्म्स पर, तो ओशंस तो वार्म है, तो 22 होगा टेम्परेचर। आपको 20 पे चलना है, तो आपको कम टेम्परेचर वाला एरिया चाहिए, तो आपको थोड़ा सा पोल्स की तरफ जाना होगा। अब आप 20 पे चल रहे हो, कॉन्टिनेंट आया, लैंड आया, वहां टेम्परेचर कम होगा 18, तो 20 से आप वापस कहां आओगे, सॉरी, अब आपको 18 पे नहीं जाना, आपको तो 20 पे जाना है, तो 20 के लिए आप लोअर लैटिट्यूड में आओगे, तो आइसोथर्म्स ऐसे बेंड हो जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, जुलाई की बात थी तो अटलांटिक में आपको सारी आइसोथर्म्स इक्वेटर की तरफ दिख रही हैं। जनवरी आइसोथर्म्स की बात है तो अटलांटिक में आइसोथर्म्स पोल्स की तरफ दिख रही हैं, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोल वर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशन। इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस, आइए देखें डायग्राम में जनवरी आइसोथर्म्स, ठीक बात है। तो जब ये आएंगी, ये देखिए, इक्वेटर वर्ड्स वाइल क्रॉसिंग दी लैंड मासेस, ठीक बात है, एंड पोल वर्ड्स वाइल क्रॉसिंग दी ओशंस, सही बात है कि नहीं। क्वेश्चन देखिए,
isotherms bend equator world while crossing the land masses and pole worlds while crossing the oceans. एकदम करेक्ट है ये बात. अब कारण क्या बता रहा है? इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर. ठीक बात है, ओशनिक सरफेस वार्मर है तो उसके ऊपर की एयर भी वार्मर है. देन दैट ओवर दी लैंड मासेस. ठीक बात है, लैंड मासेस ठंडे हैं, कोल्ड, उनका टेम्परेचर कम है तो उनके ऊपर की एयर भी कम है. तो आइसोथर्म्स एक्चुअल में एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये ठीक स्टेटमेंट यूज किया है. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और स्टेटमेंट 2 एकदम सही एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि वो डिफरेंशियल हीटिंग कारण बता रहा है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ये किस अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें क्लाइमेटोलॉजी का जो टेम्परेचर का टॉपिक है उसमें जब आप हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हो वहां पर जो डिफरेंशियल हीटिंग का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, लैंड मास और ओशन का हीटिंग अलग अलग प्रकार से हीटिंग कूलिंग होता है, वो यूज हुआ है. और इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए, इसी तरह से कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके लिए अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन से हम लोगों का सामना होगा और देखते हैं आगे ये सीरीज कैसे चलती है. थैंक यू सो मच.